स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, जिसमें आज हम नील्स बोर परिकल्पना के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो अनुप्रयोग होता है वो होता है बोर कक्ष की त्रिज्या की गणना। तो बोर कक्ष की त्रिज्या की गणना करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोर कक्ष की त्रिज्या। तो देखिए, नील्स बोर परिकल्पना में ये नाभिक था। इस नाभिक में दो चीज़ पाई जा रही थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो बोर कक्ष की त्रिज्या के लिए हम बात करें, माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, ये जो त्रिज्या है इसकी, वो त्रिज्या क्या है, r। ये r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो वेग है इसका घूमते समय वो क्या है, माना b। r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान e तथा परमाणु क्रमांक z हो तो अब क्या लगानी है हमको, नील्स बोर की परिकल्पना। तो नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना से जब इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जब गति कर रहा है, तो उस समय क्या लगाई हमने, नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना। और नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष पर चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते समय उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, और एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना से अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है, Ze²/r², समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बात करें हम अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, F बराबर mv²/r, और ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या कह रहे हैं अपन कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष पर अगर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल का मान अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए, तभी ये लगातार क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। हमने नील्स बोर परिकल्पना में पढ़ा था। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, चूंकि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए यह वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल का मान अपकेंद्रीय बल के
बराबर होना चाहिए। तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए ये आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल का मान अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। तो हमने कहा का अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल इन दोनों के मान को बराबर कर दिया, तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को हमने बराबर लिख दिया। यानी ये क्या हो जाएगा, Z² R स्क्वायर बराबर MB² R। समीकरण 1 और 2 से ये रखा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं Z² R², Z² R² बराबर MB² R, MB² R, ये दोनों बराबर लिख दिए हमने। अब देखिए जो कट रहा है वो काट दिया हमने, R से R कट गया तो ये बच गया Z² R बराबर MB²। ये आ गया समीकरण नंबर 3। R से R कट गया और ये बच गया Z² R बराबर MB², ये बच गया। अब कहा हमने नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना लगाई, अब दूसरी परिकल्पना से देखें तो हमने लिखा यहाँ पर नील्स बोर की द्वितीय पॉइंट कह दें या द्वितीय परिकल्पना से, द्वितीय परिकल्पना से देखें हम कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π होता है। कोणीय संवेग का मान क्या होता है, MBR बराबर NH/2π। यहाँ पर देखिए हम त्रिज्या का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक है त्रिज्या का मान ज्ञात करना। जब त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें से हम वेग को हटाएंगे, वेग वाली टर्म हटेगी, और जब वेग का मान ज्ञात करेंगे तो R को हटाएंगे। एक ही वैल्यू रखनी है हमको, एक ही वैल्यू अज्ञात रहेगी जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे हम इसके बाद में। तो हमने कहा कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π, इसमें से हमने B का मान निकाला तो B बराबर, ये B बराबर NH/2π इंटू, देखिए ये बच गया MR और MR इधर चला गया और ये आ गया MR, और इसको कहा हमने समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से इस B का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 4 से V का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से B का मान किस में रखा हमने, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर जैसे ही 3 में रखा तो देखिए आप इस B का मान यहाँ रखिए, तो देखिए ये Z² R बराबर M, ये M आ गया। अब V², ये V रहा, इसका स्क्वायर किया हमने इंटू NH/2π इंटू MR, और ये इस पे लगा दिया स्क्वायर। ये हमने किसका मान रखा है, B का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको देखिए, ये लिखा हमने Z² R बराबर M इंटू इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए N² H² हो गया ऊपर, N² H² अपॉन, और ये रह गया इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और ये π² 4π², और ये हो गया M² R², M² और R², ये हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इसमें देखिए क्या कटा, तो देखिए R से R कट गया और ये M से एक M कट गया। ऊपर से ऊपर कट जाते हैं, ऊपर से ऊपर कट जाएंगे, नीचे से नीचे कट जाते हैं, अगल से बगल कट जाएंगे, लेकिन क्रॉस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए ऊपर और नीचे कट जाएंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे कट सकते हैं,
अगल से बगल कट जाएंगे, ऐसे कट सकते हैं, ऐसे कट सकते हैं, लेकिन क्रॉस कभी नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। तो R से R गया, M से M गया, ये नीचे से नीचे कट सकते हैं और ऊपर और नीचे भी कट सकते हैं और अगल से बगल भी कट सकते हैं। तो ये कट गए। अब इसमें देखिए क्या बच गया, इस R को मैं इधर ले आया, R का मान हमको निकालना है, तो R बराबर ये R इधर गया और ऊपर क्या बच गया देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर और ये z स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ से बच गया m, और ये समीकरण प्राप्त हो गया इसका R का, यानी बोर कक्ष की जो त्रिज्या है R का फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है। अब इसके आंकिक मान के लिए इसमें जो वैल्यू दे रखी हैं उनके मान रखें। तो देखिए यहाँ इसको देखें हम, देखिए ये अभी फॉर्मूला प्राप्त किया है हमने R का त्रिज्या का, R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर बाई m। तो देखिए इसमें देखें हम, जहाँ h बराबर है प्लांक नियतांक, h बराबर है प्लांक नियतांक और जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 आर्ग इंटू सेकेंड, ये इसकी इकाई है प्लांक नियतांक h की। h बराबर होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻27 आर्ग इंटू सेकेंड। इसके बाद देखिए पाई बराबर 3.14 रहता ही है। इसमें देखिए z बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक, e बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होगा कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर ESU। ESU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत इकाई। इसके बाद देखिए m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और जिसका मान होता है 9.108 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का क्या है ये द्रव्यमान, 1.08 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। ये जो मान हैं सभी की सभी मानों को इस समीकरण में रखने पर उपरोक्त मान समीकरण नंबर, अगर हम इसको समीकरण 4 कह दें, इसको क्या कहा हमने, समीकरण नंबर 4, तो उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो 4 में रखे हमने, देखिए तो R बराबर n बराबर क्या है, यहाँ पर ऊर्जा स्तर हैं, n बराबर ऊर्जा स्तर, ये भी बदलेंगे, देखिए जो होंगे क्रम से 1 2 3 डॉट 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 ऐसे मान रहेंगे। तो n स्क्वायर ये रह ही जाएगा इसमें से, क्योंकि इसका मान नहीं रखा है हमने, ये बदलते हुए रहेंगे, एक तो ये मान रहेगा और एक ये। तो हमने कहा उपरोक्त मान समीकरण 4 में, 4 कहा हमने, तो इसको 4 में रखने पर एवं हल करने पर त्रिज्या का मान निम्नलिखित प्राप्त होता है। जैसे ही हमने इन मानों को इस समीकरण में रखा, तो देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, R बराबर 529 गुणा 10⁻⁻8 और ऊपर बच गया n स्क्वायर और नीचे बच गया z, यूनिट आ गई सेंटीमीटर, दूरी का मात्रक है r, तो ये r आ गया सेंटीमीटर में। CGS पद्धति में ये निकाला है हमने मान। अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि 1 सेंटीमीटर जो बराबर हो, 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के,
तो R बराबर क्या हो जाएगा 529 n² और ये आंसर अब किस में आ गया, एंगस्ट्रॉन्ग में। ये ए पे बिंदी लगाई, इसका मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये प्राप्त हो गया मान एंगस्ट्रॉन्ग में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। तो ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, एक त्रिज्या का और एक ये। तो दोनों से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आगे यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्थिर राशि है। तो देखिए R जो है वो समानुपाती किसके दिखाई दे रहा है हमको, n² के, या हम कह रहे हैं कि R जो है वो समानुपाती तो किसके, n² के, लेकिन R जो है वो Z यानी परमाणु क्रमांक के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। Z जो है वो परमाणु क्रमांक के क्या रहेगा, व्युत्क्रमणपाती रहेगा। इसके बाद में देखें इसमें से न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए हमने क्वेश्चन लिखा यहाँ कि Li+2 के लिए द्वितीय बोर कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है Li+2 के लिए द्वितीय बोर कक्ष की क्या निकालनी है आपको, त्रिज्या। तो इसमें देखिए आप ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने ये वाला लगाया जैसे एंगस्ट्रॉन्ग वाला, तो हमने इसमें देखा कि R बराबर त्रिज्या के लिए हम जानते हैं 529 n²/z और ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा, ऐसे होता है। अब हमने क्या लिया, इसके लिए n की ज़रूरत होगी और किसकी, z की। z इसका परमाणु क्रमांक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो लिथियम के लिए क्या हो गया, z बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। द्वितीय बोर कक्ष वो कह ही रहा है, तो इसका मतलब n का मान क्या है इसमें, 2। n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमने लिखा फिर इसमें मान रखिए R बराबर 529 गुणा n², n का मान ये रहा, तो 2 पे स्क्वायर किया हमने, और z ये रहा 3, तो R बराबर आ जाएगा 529 × 4/3 और ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। अगर क्वेश्चन में आंसर यही दे रखा है तो यहाँ तक छोड़ देंगे, अन्यथा सॉल्व करना चाहें तो इसका भाग इसमें देंगे और इससे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के लिए प्रथम बोर कक्ष में त्रिज्या का मान। तो R बराबर देखिए ये होता है 529 n²/z एंगस्ट्रॉन्ग में। R बराबर ये हो जाएगा 529 n², n प्रथम बोर कक्ष की कह रहा है तो इसका मतलब n बराबर 1 और हाइड्रोजन की कहा है तो z का मान भी कितना है इसमें, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 और R बराबर कितना आ जाएगा, ये आंसर 529 एंगस्ट्रॉम, ये ऐसे हो जाएगा। अगला देखिए He+3, He+ के लिए He+ का मतलब Z का मान तो कितना है इसमें 2 और ये कह रहा है तृतीय बोर कक्ष और पंचम बोर कक्ष में त्रिज्या का अनुपात पूछा है अब क्वेश्चन में। तो अगली टाइप है ये, इसमें अनुपात जब आएगा तो अनुपात के लिए आपको क्या करना है कि जो है या तो 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे अलग अलग त्रिज्या का अनुपात निकालोगे, एक बार निकालोगे तृतीय बोर कक्ष के लिए और एक पंचम बोर कक्ष के लिए, और दोनों में क्या करोगे अनुपात निकालने के लिए भाग दे दोगे। एक तो तरीका ये रहेगा, और दूसरा जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो। देखिए n1 बराबर तृतीय बोर कक्ष कह रहा है तो एक तो n1 बराबर हमने 3 लिया और पंचम का मतलब n2 बराबर कितना मान लिया 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम जानते हैं त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है 529 n²/z और ये आ गया एंगस्ट्रॉम में। इसमें देखिए z दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब स्थिर जो राशि हैं देखिए ये स्थिर राशि रहेगी और ये स्थिर राशि रहेगी, दोनों में कट जाते हम क्या करेंगे, अब दोनों स्थिर राशि हैं तो हमने क्या किया कि r जो दिखाई दे रहा है हमको केवल किसके समानुपाती है n² के, क्योंकि ये स्थिर राशि और ये स्थिर राशि के लिए हमने दोनों को हटाया और एक समानुपाती का चिन्ह लगा दिया।
यानी R समानुपाती किसके हो गया, n² के। और अब हमने क्या किया, एक बार n1 और एक बार n2, यानी R1/R2 निकालना है। ये बराबर देखिए क्या हो जाएगा, n1/n2 पे क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा दिया ये, तो ये बच गया देखिए R1/R2 बराबर n1 का मान कितना है 3 और n2 का मान कितना है 5, ये पे क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए R1/R2 बराबर 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग 25। तो अनुपात आ जाएगा, यानी R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा, 9:25। और ये कौन कौन से कक्ष में है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तृतीय कक्ष में त्रिज्या को, और ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, पंचम बोर कक्ष में त्रिज्या को। तो अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन त्रिज्या से रिलेटेड आते हैं उनको इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।